गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11वीं में विषय समाजशास्त्र में चैप्टर चौथा सामाजिक प्रक्रिया और सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक प्रक्रिया और सामाजिक परिवर्तन, समाज में किसी न किसी तरह का प्रक्रिया और परिवर्तन आता रहता है। इस चैप्टर में से 13 मार्क्स के प्रश्न पूछा जाता है। इसमें 5 गुण के 1 प्रश्न, 3 गुण के 2 प्रश्न और 1 गुण के 2 प्रश्न और 1 एमसीक्यू पूछा जाता है। अभी हम इस सामाजिक प्रक्रिया और सामाजिक परिवर्तन में प्रस्तावना लिखेंगे। परिवर्तन एक प्राकृतिक नियम है। किसी भी समाज में किसी न किसी तरीके परिवर्तन होता रहता है। किसी भी समाज में तीव्र गति से तो किसी भी समाज में निम्न गति से परिवर्तन आता रहता है। समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक पक्षों के वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विज्ञान होने से बावजूद सामाजिक घटनाओं को देखने, जानने और उसका अध्ययन करने का निश्चित विभावनाओं, पद्धतियों, सिद्धांतों, अभिगमों का उपयोग किया जाता है। हमने समाजशास्त्र का परिचय देखा, उसकी घटनाओं को देखने और समझने का समझा और उसकी विभावनाओं, सिद्धांतों, अभिगमों की जानकारी भी प्राप्त की। समुदाय, सामाजिक मापदंड और सार्वजनिक नियंत्रण जैसी विभावनाओं की भी जानकारी प्राप्त की। अभी हम सामाजिक प्रक्रिया और सामाजिक परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। समाज में विषय में सही ज्ञान और जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने मन में कैसे मूलभूत प्रश्न उद्भवते हैं, जैसे कि ऐसी कौन सी विषय वस्तुएं हैं जो समाज बनता है, लोग मानव संस्कृति का निर्माण किस तरह करते हैं, समाज में जटिल व्यवस्था किस तरह बनती है, समाज में गतिशीलता क्यों दिखाई देती है, लोग अपनी आवश्यकताओं को किस तरह पूर्ण करते हैं। अभी हम सामाजिक प्रक्रिया की परिभाषा देखेंगे। सामाजिक प्रक्रिया की परिभाषा मैकाओ और समाजशास्त्रियों के द्वारा दी गई है। हम पहले उसमें सामाजिक प्रक्रिया में एक उदाहरण देखेंगे। पानी जब गर्म होता है तब वो बाष्प बनती है और जब ठंडा होता है तब बर्फ बन जाता है। ये सामाजिक प्रक्रिया हुई है। इसमें हम जैसे अपना स्वरूप बदलता है वैसे अपना स्वरूप दूसरा स्वरूप हासिल करता है। अभी हम मैकाओ की सामाजिक प्रक्रिया की व्याख्या देखेंगे। सामाजिक प्रक्रिया ऐसी है कि जिसमें द्वारा समूह का संबंध स्थापित होता है और अपना विशिष्ट स्वरूप हासिल करता है। सामाजिक प्रक्रिया सतत परिवर्तनशील है, इसलिए संबंधों में बदलाव होता रहता है। सामाजिक प्रक्रिया ऐसी है जिसमें समूह, झुंड, समुदाय के बीच में संबंध स्थापित करता है और अपना विशिष्ट स्वरूप, जैसे हमने पानी का देखा वैसे ही इसमें समाज में भी विशिष्ट स्वरूप हासिल होता है। और सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा समाज में सतत परिवर्तन होता रहता है और संबंधों में भी बदलाव आता रहता है। अभी हम मैक्स बर्नर की व्याख्या देखेंगे। उसमें है कि सामाजिक प्रक्रिया के मूल में गति, परिवर्तन, प्रवाह और समाज में सतत बदलाव अभिप्रेत है। सामाजिक प्रक्रिया के माध्यम से ही समाज में विविध व्यक्ति अपने उद्देश्य, लक्ष्य को पूर्ति करना चाहते हैं। मैक्स वेबर ने गति, परिवर्तन, प्रवाह को सतत बदलाव के रूप में प्रस्तुत किया है। गति सतत बदलाती रहती है, परिवर्तन समाज में आता रहता है। जैसे हम एक समाज की प्रक्रिया, इसमें गति, परिवर्तन और प्रवाह सतत बदलाने के कारण उसमें माध्यम के द्वारा समाज में विविध उद्देश्यों, लक्ष्य पूर्ति प्राप्त की जाती है। सामाजिक प्रक्रिया सांस्कृतिक विविधता के साथ संलग्न है। प्रत्येक समाज में वो स्वरूप अलग अलग होता है और उदाहरण तौर पर आदिवासी समाज और पश्चिमी समाज, ये सामाजिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक विविधता के उदाहरण हैं। आदिवासी समाज और पश्चिमी समाज। अभी हम सामाजिक क्रिया देखेंगे। अब हम पहले सामाजिक क्रिया के अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम सामाजिक क्रिया के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक क्रिया विभावनाओं का एक प्रकार वैचारिक योजनाओं के द्वारा पूरी करने के लिए अंतर्गत घटनाओं और सामाजिक परिवर्तन समझा जा सकता है। सभी क्रियाओं और निश्चित अर्थ द्वारा सामाजिक जगत में रचना करती है। समाजशास्त्री के द्वारा किए गए मैक्स
टेबल के द्वारा दिया गया है कि सामाजिक क्रियाएं वैज्ञानिक पद्धति से अर्थपूर्ण जानकारी प्राप्त करना विज्ञान है। जो सामाजिक क्रिया है वो वैज्ञानिक पद्धति से अर्थपूर्ण संपूर्ण माहिती जानकारी प्राप्त करने के लिए करता हुआ विज्ञान है। उसके मतानुसार व्यक्ति अर्थपूर्ण क्रियाओं को अपने अन्य व्यक्ति के प्रभाव से हुई सामाजिक क्रिया कहा जाता है। जो व्यक्ति अर्थपूर्ण क्रिया होती है उसके अन्य व्यक्ति से प्रभाव से अर्थपूर्ण किया जाता है। इसमें हम एक उदाहरण देखेंगे। जब केले की छाल पड़ती है तब हम केले की छाल होती है तब उसके हमारा पैर उस पर पड़ता है तब हम गिर जाते हैं। वो एक घटना हुई, वो सामाजिक क्रिया नहीं। अब हम दूसरे ऐसे है जिसकी घटना सामाजिक क्रिया के बारे में व्यक्ति जब निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर किसी न संदर्भ में क्रिया करता है तो सामाजिक क्रिया होती है। कोई भी व्यक्ति होता है किसी को उद्देश्य को ध्यान में रखकर कोई कार्य करता है तो वो सामाजिक क्रिया होती है। उदाहरण तौर पे आने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी निश्चित स्वरूप में अध्ययन की वृत्ति में विद्यार्थियों का व्यवहार होता है। જ્યારે एग्जाम आती है तब उसका उत्तम परिणाम लाने के लिए नियमित स्वरूप में वो अपने विद्यार्थी अपना व्यवहार में परिवर्तन लाते, वो सामाजिक प्रक्रिया। इसी तरह क्लास में विद्यार्थी જ્યારે दूसरे विद्यार्थी को मदद करते हैं तब बॉल पेन नोटबुक देते हैं, पेन देते हैं, टेक्स्ट बुक्स देते हैं, वो सभी उसके उदाहरण हैं। अभी हम दूसरी ऐसी व्याख्या देखेंगे। पार्सनर के मतानुसार व्यक्ति को उद्देश्य की अभिमुखी के लिए क्रिया है जो सामाजिक क्रिया है और जो समाज व्यवस्था रचती है। जे व्यक्ति को उद्देश्य को अभिमुख करती है क्रिया होती है वो सामाजिक क्रिया होती है, वो समाज व्यवस्था रखती है। उदाहरण तौर पे डिग्री लेने वाले व्यक्ति को कॉलेज में प्रवेश लेना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति होता है जिसको डिग्री लेनी है, किसी भी मास्टर डिग्री लेनी है, कोई तो व्यक्ति को कॉलेज में प्रवेश करना पड़ता है, प्रवेश लेना पड़ता है। सामाजिक क्रिया दूसरे को प्रभावित होती है, प्रभाव के रूप में क्रिया को संदर्भ में होती है। अर्थपूर्ण और दूसरे व्यक्ति को व्यक्तियों के संदर्भ में क्रिया होने वाले व्यक्ति का उसका अर्थ दिया होता है। अभी हम सामाजिक क्रिया के तत्व के बारे में पढ़ेंगे। जो सामाजिक क्रिया है उसके 4 तत्व है: स्व अथवा कर्ता, ध्येय अथवा लक्ष्य, शर्त अथवा संयोग और साधन। और पार्सनर के द्वारा सामाजिक क्रिया के 4 तत्व दिए गए जिसमें स्व अथवा कर्ता, ध्येय अथवा लक्ष्य, शर्त अथवा संयोग और समाधि। हम पहले स्व अर्थात कर्ता के बारे में देखेंगे। क्रिया का मुख्य चालक बल जो है वो स्व है। क्रिया करने वाला मात्र मानव देह नहीं परंतु सामाजिक व्यक्ति है। जो क्रिया करता है वो खाली स्व नहीं है, मानव नहीं है, मानव देह नहीं, खाली सामाजिक व्यक्ति है। व्यक्ति मात्र स्वयं शरीर ही नहीं है पर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है। व्यक्ति दूसरे से अलग करने के लिए तैयार होते हैं। व्यक्ति सामाजिक रूप में जागरूक और आत्म चैतन्य होते हैं। स्व में हम व्यक्ति का चरित्र भी कहा जाता है। स्व का अर्थ है ऐसा है कि जिसमें हम व्यक्ति का चरित्र को कहा जाता है। जो व्यक्ति का चरित्र उसको स्व कहा जाता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रवृत्तियों प्रत्याघातों के केंद्र होते हैं। व्यक्ति या स्व कार्य करने के लिए शरीर को साधन को शरत के रूप में उपयोग करता है। व्यक्ति जो कार्य करता है उसमें स्व कार्य के लिए वो शरीर को साधन के रूप में शरत के रूप में उपयोग करता है और उनके द्वारा उद्देश्य को हासिल करना और क्रिया करने वाले स्व और स्व का निर्माता होता है और इसके द्वारा स्व के कारण समाज का निर्माण होता है। कर्ता को स्व अन्य व्यक्तियों, चीज वस्तुओं, परिस्थितियों को किसी के रूप में देखना, उसका अर्थ लगाना और उसके ऊपर जरूर व्यवहार के मुख्य आधार है। उदाहरण तौर पे हम देखेंगे कि पुरुषों की स्त्रियों को देखने की दृष्टि, जो इसमें उदाहरण स्व और कर्ता में उदाहरण दिए हैं। पुरुषों की स्त्री तरफ देखने की दृष्टि के बारे में बताया। अभी हम ध्येय और लक्ष्य के बारे में, किसी न किसी व्यक्ति का लक्ष्य ध्येय एक होता है।
ते व्यक्ति को स्व की कल्पना का अनुमान कराता है, उसके भविष्य काल के संदर्भ में क्या होने वाला है, उसके उद्देश्य को वर्तमान काल में अस्तित्व रखने के लिए, भविष्य की स्थिति को कल्पना करने के लिए जाना जा सकता है। प्रयत्न और संकल्प के द्वारा ही उसको प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक सामाजिक क्रिया में उसका उद्देश्य लक्ष्य होता है। व्यक्ति का व्यवहार का अर्थ का उद्देश्य तत्व महत्वपूर्ण होता है। कर्ता के समाज में मूल्य मापदंडों का उद्देश्य पसंद की प्रभावित करते रहते हैं। उदाहरण में जैन और ब्राह्मण होते हैं, कत्तलखाने में नौकरी नहीं करते, उसका उदाहरण दिया है। उसका ध्येय और लक्ष्य होता है। उसका उदाहरण जैन और ब्राह्मण लोग होते हैं जो कत्तलखाने में नौकरी करना नहीं चाहते। उसका उद्देश्य मानव विचार और व्यवहार के आचरण के सतत प्रभावित करता रहता है। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति सतत प्रयत्नशील रहता है। मानव व्यवहार में उसका चालक बल होता है। उद्देश्य व्यक्ति को प्रेरणा देता है। यानी उद्देश्य होता है वो व्यक्ति को प्रेरणा देता है। उदाहरण तौर पे परीक्षा में प्रथम आने वाला विद्यार्थी कुछ भूलकर भी अभ्यास में मग्न होता है। सब कुछ भूलकर, जो परीक्षा में प्रथम आने वाला विद्यार्थी है, वो सब कुछ भूलकर अभ्यास में मग्न रहता है। उसके निश्चित उद्देश्यों को, गहन मूल्यों, आवश्यकताओं, मापदंड, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी हम शरत और संजोग देखेंगे। शरत और संजोग में हम देखेंगे कि जिन अवरोधों को पार न कर सके, जिन्हें शरत चुनौती के रूप में पहचाना जाता है। जिस अवरोधों को पार न कर सके उसके शरत चुनौती को रूप में पहचाना जाता है। संजोग और चुनौती ऐसी व्यवस्था है जिनको पार के लिए उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ऐसे संकल्प प्रयत्न का आवश्यकता पड़ती है जिसमें प्रति मार्ग में अनेक समस्याओं को पार करना चाहता है और उसका सामना करना भी आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण तौर पर डिग्री प्राप्त करने वाले 3 वर्ष से गुजरना पड़ता है। कोई भी विद्यार्थी होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, उसको डिग्री प्राप्त करनी है तो उसको 3 साल तक उसको गुजरना पड़ता है। 3 साल तक कॉलेज करनी पड़ती है। व्यक्ति का उद्देश्य प्राप्ति सहज रूप में कहा जाता है। चुनौती व्यक्ति के कार्य के लिए सीमा मर्यादा बांधते हैं। चुनौती शरीर के अंदर में या बाहर में हो सकती है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए अवरोध के 3 लक्षण हैं। पहला है कर्ता की सारी शक्ति। जो कर्ता होता है उसकी सारी शक्ति। किसी को पायलट बनना है पर उसकी आंख की कमजोरी है, इसके कारण वो बहरापन है, इसके कारण वो पायलट नहीं बन सकता है। दूसरा है भौगोलिक पर्यावरण। निश्चित समय पर पहुंचने हो तो चक्रवात का सामना करना पड़ता है। भौगोलिक पर्यावरण में किसी भी समय पर हम कोई भी व्यक्ति है जिसको समय पर पहुंचना है पर चक्रवात का सामना करना पड़ता है या बारिश होती है तब ये भौगोलिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण, दलित युवक के पुजारी बनाना हो तो समाज के द्वारा मान्यता दी नहीं जाती। जो दलित वर्ग के होते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति होते हैं, उसको पुजारी बनाना तो समाज में उसकी मान्यता नहीं दी। वैसे ही 14 साल के बच्चों को नौकरी पे रखना नहीं चाहिए, लोग कानूनी द्वारा मान्यता नहीं दी गई। अभी हम देखेंगे अभी साधन, जो चौथा है वो साधन है। प्रत्यायन के लिए हम शिक्षा देने के लिए साधन का उपयोग, जैसे मोबाइल के द्वारा देते हैं, यूट्यूब के द्वारा हम साधन का उपयोग करते हैं, उसको मार्गदर्शन शिक्षण देते हैं। साधन तथा व्यक्ति की परिस्थिति के एक पक्ष में अथवा कारण के बिना उसका नियंत्रण होती है और उसके उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता होती है। साधन स्वरूप में माना सरल या जटिल हो सकता है। उदाहरण पर लिखने के लिए पेन और संदेश देने के लिए फोन, उसका उदाहरण दिया। लिखने के लिए पेन का उपयोग किया जाता है, संदेश के लिए फोन का उपयोग किया जाता है। किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसके अनुरूप साधन आवश्यकता बनती है। कई बार एक अधिक साधनों का उद्देश्य में प्राप्ति में हेतु आवश्यकता पड़ती है। एक के लिए जो साधन न हो तो अन्य के लिए संजोग बन जाते हैं। क्रिया के लिए चारों तत्वों को होना अनिवार्य है। किसी भी एक को अनुमति देना सामाजिक क्रिया नहीं होने देती है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने सामाजिक प्रक्रिया की परिभाषा, उसके सामाजिक क्रिया और सामाजिक क्रिया के 4 तत्व देखे।
अभी हम आगे सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में पढ़ाई करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, हमने सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक परिवर्तन में हमने सामाजिक प्रक्रिया की परिभाषा और सामाजिक क्रिया और सामाजिक क्रिया के तत्वों के बारे में पढ़ाई करेंगे। अभी हम सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में पढ़ाई करेंगे। समाज में मनुष्य एक दूसरे से साथ अनेक तरह से संबंध से आते हैं, जैसे कि दुकान, ग्राहक, मालिक, नौकर, शिक्षक, विद्यार्थी। सामाजिक संबंधों एक दूसरे से जुड़कर समाज की रचना होती है। एक दूसरे के बीच एक सामाजिक संबंध में पारस्परिक अंतःक्रिया के निश्चित प्रकार के तरीका नियमित रीते रहती होती है। सामाजिक संबंधों में व्यवस्थाओं अंतर्मुख्य क्रिया मुख्य स्वरूप में समाज के संबंधों की जानकारी प्राप्त करते हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक अंतःक्रिया का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच पारस्परिक सामाजिक क्रिया, जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। व्यक्ति के बीच, व्यक्ति और समूह के बीच, समूह और समूह के बीच समानतापूर्वक, अर्थपूर्ण पारस्परिक क्रियाओं को सामाजिक अंतःक्रिया कहा जाता है। उदाहरण तौर पे दो मित्रों के बीच वार्तालाप, शिक्षक और विद्यार्थियों की भी प्रश्नोत्तरी की चर्चा, वो उसके उदाहरण हैं। सामाजिक अंतःक्रिया में डेविस के मत से सामाजिक अंतःक्रिया के लिए संपर्क जरूरी है और संपर्क के लिए भौतिक या संवेदनात्मक माध्यम की दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसा माध्यम जिसमें भाषा, वाणी, उपचेष्टा, हाव-भाव या किसी भी प्रकार का शारीरिक भाषा का उपयोग किया जाता है। उपरांत रेडियो, टीवी, समाचार पत्रों, फिल्म, सोशल मीडिया जैसे जनसंचार के माध्यमों का भी उपयोग किया जाता है। अभी हम सामाजिक अंतःक्रिया की परिभाषा देखेंगे। सामाजिक अंतःक्रिया की परिभाषा में स्वरूप नामना मत अंतःक्रिया ऐसी घटना है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष में बाह्य और मानसिक जीवन पर असर डालता है। ये सामाजिक जो अंतःक्रिया है, एक पक्ष दूसरे पक्ष में बाह्य क्रिया और मानसिक जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। बाह्य क्रिया है, बाह्य की हाव भाव, चेष्टा, वाणी बाह्य क्रिया है और उसके मानसिक, उनके मन में जीवन पर असर डालता है। दूसरी उसकी परिभाषा में कोई भी दो या उससे अधिक व्यक्ति या समूह प्रत्यक्ष और परोक्ष के रूप में संकेत के व्यवहार के माध्यम का द्वारा दूसरे या आंतरिक या बाह्य रूप में प्रभाव डालती है, इसी घटना को सामाजिक अंतःक्रिया है। दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति उसको प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति बाह्य और आंतरिक रीति जो प्रभाव डालती है, उसको सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। उदाहरण तौर पे शिक्षक विद्यार्थी को सिखाता है, दो व्यक्तियों का झगड़ना, लड़ाई करना, वो सब उसके उदाहरण हैं। ठीक है, अभी हम सामाजिक अंतःक्रिया के लक्षण देखेंगे। सामाजिक अंतःक्रिया के 3 लक्षण हैं। दो या दो से अधिक पक्ष, दो या दो से अधिक पक्ष, माध्यम, पारस्परिक प्रभाव। दो या दो से अधिक पक्ष में हम देखेंगे सामाजिक अंतःक्रिया एक व्यक्ति से नहीं होती है, उसमें कम से कम दो व्यक्ति या समूह की जरूरत होती है। पति पत्नी के बीच, उदाहरण तौर पे पति पत्नी के बीच होती क्रिया, दो व्यक्तियों के बीच, जबकि शिक्षक और विद्यार्थी, लेखक और वाचक के बीच होती क्रिया को व्यक्ति समूह के बीच होती क्रिया, ये सब दो या दो व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों की बात की गई। अभी हम दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति में दूसरा है दो क्रिकेट टीम के बीच की समूहों के बीच की अंतःक्रिया के रूप में प्रत्यक्ष भी हो सकती है और परोक्ष भी हो सकती है। दूर रहने वालों के साथ भी परोक्ष के रीति भी हो सकती है, जिनमें संचार माध्यमों का उपयोग करना आवश्यक पड़ जाता है। अभी हम माध्यम के बारे में देखेंगे। माध्यम मात्र दो पक्षों में अंतःक्रिया संभव नहीं होती है, परंतु उस पर प्रभाव डालने के लिए हेतु के लिए माध्यम की जरूरत है। जो दो पक्ष होते हैं वो जरूरी नहीं, उसके पहुंचने के लिए, अंतःक्रिया करने के लिए उसके माध्यम की जरूरत
पड़ती है, जिसमें हाव भाव होते हैं, शाब्दिक भाषा होती है, बाहर चित्र होते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। माध्यम में कौन से हाव भाव, कोई भी हाव भाव के स्वरूप, भाषा, शाब्दिक भाषा, चित्रों का उपयोग किया। उदाहरण तौर पर बहरे मूंगे की व्यक्ति को बीच की होती है तो क्रिया प्रतिक्रिया होती है। जब बहरे मूंगे बातें करते हैं तो उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों होती है। उसके जो माध्यमों का उपयोग होता है, अर्थ रखने वालों का होना चाहिए। माध्यम द्वारा व्यक्त होने वाले अर्थ, भाव, लगाव सभी संबंधित होने चाहिए। उदाहरण तौर पर राष्ट्रध्वज, रेड क्रॉस। राष्ट्रध्वज है, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, हमें राष्ट्रध्वज का मान सम्मान रखना चाहिए। रेड क्रॉस है, आप रोड क्रॉस करते हो तब भी उसका नियम का कानून कायदे नियम का पालन करना चाहिए। अभी हम देखेंगे पारस्परिक प्रभाव, जिसमें सामाजिक अंतर प्रक्रिया में प्रभाव डालती है। व्यक्ति या समूह पर भाषा, वाणी, पुस्तकों, टीवी, फिल्मों पर उसका प्रभाव पड़ता है। ये सब जो है वाणी, भाषा, पुस्तकों, टीवी और फिल्मों, वो बाह्य व्यवहार है। हम आंतरिक देखेंगे, मूल्य, मान्यताओं, अपेक्षाओं सभी का आंतरिक प्रभाव होता है। उदाहरण तौर पे विद्यार्थी और शिक्षक को नमस्कार करता है, जिसमें शिक्षक में विद्यार्थी के प्रति प्रतिभाव जन्मता है। वैसा ही वो आंतरिक प्रभाव वैसा है कि उदाहरण है, विद्यार्थी शिक्षक को नमस्कार करता है, शिक्षक में विद्यार्थी के प्रति प्रतिभाव जन्मता, वो आंतरिक प्रभाव। दूसरा उदाहरण है, माता पिता को पुत्र नमस्कार करता है और पुत्र के प्रतिभाव में जन्मता है। वैसा उदाहरण यहाँ पे दिए गए। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें सामाजिक अंतःक्रिया की परिभाषा, सामाजिक अंतःक्रिया के लक्षण देखेंगे। अभी हम सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूप या प्रकार देखेंगे।